नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। महाराष्ट्र को नई सरकार मिलने जा रही है। आज शाम 7:30 बजे, बस कुछ ही देर में शिवसेना के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। और आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अचानक ऐलान कर दिया कि बीजेपी शिवसेना को समर्थन करेगी। गौरतलब है कि बीजेपी के 106 विधायक हैं और शिवसेना से अलग हुए शिंदे गुट के पास 39 विधायक हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने, जब ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो कहा कि उनके साथ 40 विधायक हैं और निर्दलीय हैं, उनको मिलाकर 50 विधायक उनके साथ हैं। तो एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते थे, लेकिन वो विकास के काम करना चाहते हैं महाराष्ट्र के लिए। तो इससे पहले आपको बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद समर्थन पत्र दिया गया है। और आपको बता दें, दरबार हॉल जो है राजभवन में शपथ विधि का कार्यक्रम वहाँ पे होना है। वहाँ पूरी तैयारियां चल रही हैं। हम चलेंगे अपने सहयोगियों के पास, लगातार एक एक कर की जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं। तो आइए महाराष्ट्र की खबर का एक बार फिर से रुख करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आज अचानक ये घटनाक्रम बदला है और सियासी किस तरह से महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे अचानक बदला और इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। लेकिन आइए आगे बढ़ने से पहले क्या कहा एकनाथ शिंदे ने, देवेंद्र फडणवीस ने, सुन लेते हैं। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है। और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है। और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूं। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल एक मिसाल होगी। और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। जिस तरह से अचानक ये नाम सामने आया कि ये मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे। तो हमारे साथ खास मेहमान है विराग गुप्ता, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए विराग जी। और आप जरा हमें समझाइए कि जो ये एक तरह से नाम एकदम अचानक बदला गया और यह सामने आया कि एकनाथ शिंदे होंगे, यही रणनीति रही होगी, कैसे आप देखते हैं इसे? क्योंकि कयास सवाल यही उठाए जा रहे थे जब तक ये विधायक गण नहीं आए थे गुवाहाटी से, ये
गोवा पहुंचे, ये सवाल उठ रहा था कि किस तरह ये शिवसेना, क्या ये शिवसैनिक कहलवाएंगे, असली शिवसेना किसकी होगी, किसके पास तीर कमान होगा, जो मैस्कॉट है बाघ का किसके पास होगा, और तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। तो सवाल कई बने हुए थे और आज जिस तरह से फैसला आया उससे लगा कि कई सवालों पर विराम लगा होगा। आप बताइए, आप किस तरह से देख रहे हैं जो एकनाथ शिंदे का नाम सामने आया है इसे? जब मैटर चल रहा है और उसमें अगली सुनवाई होनी है 1 हफ्ते बाद, तो उसको देख करके ये लग रहा है कि 3 स्तरीय रणनीति है और निश्चित तौर पर राजनेताओं की सभी की होती है, एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म रणनीति थी कि उद्धव ठाकरे को अल्पमत की सरकार होने के नाते उनकी सरकार खत्म हो, वह रणनीति कल रात में सफल हुई। दूसरी रणनीति थी कि नई सरकार बने, उसका प्रोसेस आज चालू हो रहा है। अब तीसरा उसका जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि बहुमत हासिल करने के बाद पार्टी को औपचारिक तौर पर शिवसेना की मान्यता मिले। शिवसेना की मान्यता के लिए 2 अथॉरिटीज इंपॉर्टेंट हैं, एक स्पीकर और दूसरा चुनाव आयोग। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है, मुझे नहीं मालूम है कि समर्थन पत्र में कैसे किस तरीके से दिया गया है, लेकिन गवर्नर जब बुला रहे हैं तो गवर्नर के सामने भाजपा प्लस इंडिपेंडेंट के साथ जो ये विधायक हैं, जो बागी विधायक जिनको बोला जा रहा है और आगे चलकर वो शिवसेना के मुख्य विधायक कहे जा सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को क्या बोला है? उन्होंने क्या अपने आप को शिवसेना के विधायक बोला है? तो रिकॉर्ड में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स चली तो रिकॉर्ड में जो 40 विधायक आसपास उनका रिकॉर्ड में आ गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी पिटीशन उनका रिकॉर्ड में आया। आज गवर्नर जब समर्थन पत्र के आधार पर जब उनको बुला रहे हैं तो उनके गुट को औपचारिक तौर पर मान्यता मिली है। और इसको हम पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम से इस तरह से जोड़ सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट को फेस करने के बजाय न सिर्फ त्यागपत्र दिया उद्धव ठाकरे ने, बल्कि एमएलसी पद से भी त्यागपत्र दिया। तो एमएलसी पद से त्यागपत्र देकर वो जो एक सिंपैथी एक बनाना चाह रहे थे कि मैं किंग नहीं हूं, मैं किंग मेकर बना रहूंगा, तो वो भाजपा उसकी काट में अपने आप को सरेंडर कर रही होगी कि हम इसमें सत्ता के बजाय हम शिंदे को चाहते हैं। तो वो बराबरी का वो राजनीति है, मेरा उसमें ज्यादा आकलन नहीं है। पर इसमें प्रश्न अभी ये आएगा कि जो विप है, जो पहली लड़ाई है विप की है कि विप किसका रहेगा। तो अब ये मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अपने विप को जारी करके सारे विधायकों को बाध्य कर सकते हैं शिवसेना के कि आप मेरे पक्ष में वोट दीजिए, और वो लेगेसी मनाएंगे कि बाल ठाकरे की लेगेसी है। तो असली शिवसेना और सरकार, अब शिवसेना का जो निर्धारण होना था अभी तक 3 बातों पर होना था। शिवसेना का संविधान, जिसमें कि मोटे तौर पे कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के लोगों का कब्जा है, जिसमें 9 में से लगभग 8 लोग पदाधिकारी उनके थे। दूसरा था संगठन, तो संगठन फ्लोटिंग है। और तीसरा था विधायक, तो संगठन जब सरकार जिसकी बन जाती है संगठन उसके पास आ जाता है। और जो विधायक हैं तो वो एक दिलचस्प बात यह है कि जो मुख्यमंत्री थे वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो एमएलसी थे, और विधानमंडल के जो नेता थे वो शिंदे थे। तो विधानमंडल का नेता मुख्यमंत्री बन गया, तो इससे जो लॉन्ग टर्म एम है कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे की जो औपचारिक व्यवस्था को खत्म करके और अपनी निर्भरता वाले व्यक्ति को शिवसेना का औपचारिक हेड बनाना, तो मुझे लग रहा है कि उस दिशा में एक आक्रामक प्रयास है, क्योंकि एक अभी तक डिफेंसिव गेम खेल रहे थे, ये एक आक्रामक प्रयास है जिससे कि शिवसेना के तौर पर शिंदे गुट को, अभी शिंदे गुट कहा जा रहा है, जिससे वो न सिर्फ शिवसेना के वारिस बने बल्कि उनको सिंबल भी मिले जो 1968 के रूल्स के तहत चुनाव आयोग जिसके बारे में फैसला करेगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम आपने कहा कि एक आक्रामक दाव के तौर पर देखा जा रहा है जो बीजेपी ने चला है। आपका आकलन ये है क्योंकि एक गणित ये भी दिया जा रहा था, मैं सीटों पर भी आऊंगी, कि शिवसेना 73 से 56 पर आ गई और बीजेपी 42 से 106 पर पहुंची हुई है जब ये चुनाव वगैरह हुए थे। तो क्योंकि जब ये शिंदे गुट था, जब ये नाराज था, तो इनका प्रहार एनसीपी पर ये था कि भाई एनसीपी ज्यादा अग्रसर होकर आगे बढ़ रही है। लेकिन राजनीति में जो दल समर्थन करता है वो ही एक तरह से हावी हो जाता है। सत्ता की लालसा सबको होती है। ये बहुत अहम आपने हमें समझाया कि किस तरह से एक आक्रामक कदम के तौर पर देखा जाए। लेकिन फिर भी जो सवाल सर ये रहेगा, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन क्या कुछ अड़चन थी जिस पर विराम भी अब लग जाएगा? जिस तरह से जो तीर कमान
किसके पास होगा, क्या कोई जा सकता है कोर्ट में इसको लेकर, उस लिहाज से क्या? क्योंकि जब आपको याद होगा रामविलास पासवान की पार्टी का दो गुट में बट गई थी, उनके बेटे और उनके भाई के बीच, तो जो उनका सिंबल था उसको लेकर रस्साकशी चली। 2021 में मामला था, 2022 हो गया, काफी लंबा समय वो सिंबल फ्रीज हो गया। तो अब क्या होगा? जो ये तीर कमान का है ये फ्रीज हो जाएगा या एकनाथ शिंदे ग्रुप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहला इंटरिम आदेश जारी किया था, उस इंटरिम आदेश से साफ था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो पूरी प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में जो 5 लोग हैं अलग अलग तरीके से जवाब फाइल करेंगे, 3 दिन के भीतर उनको जवाब देना था और उसका रिजाइंडर फाइल करना था और अगली सुनवाई उसमें 11 तारीख है। तो वो मैटर अभी पेंडिंग है। कल जब इंटरिम ऑर्डर आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया कि गवर्नर के जो भी डिसीजंस रहेंगे, वो चाहे फ्लोर टेस्ट के बारे में हो या अब नए सरकार को बनाने के बारे में है या बहुमत परीक्षण के बारे में है, ये सारी बातें भी जुडिशियल रिव्यू के भीतर आएंगी। अब तीसरे नंबर पर जो चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं, स्पेशली डिस्क्वालिफिकेशन का एस्पेक्ट, अब उन विधायकों को बहुमत परीक्षण के दौरान वोटिंग करने की इजाजत रहेगी कि या नहीं रहेगी, व्हिप किसका माना जाएगा, इन सारी बातों पे मैं नहीं समझता हूं कि अभी कोई एक्शन होगा। और इन सारी बातों पर सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों को जवाब देना होगा, सभी पक्षों के जवाब के आधार पर उसमें आखिरी फैसला होगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री बनने से शिंदे की दावेदारी मजबूत हो गई है शिवसेना पर, क्योंकि अब वो व्हिप जारी करके अपने मुख्यमंत्री पद के लिए बहुमत परीक्षण के दौरान सारे विधायकों को वो कंपेल कर सकते हैं कि वो उनके पक्ष में वोट दें। और एक दिलचस्प बात ये भी समझने की है, क्योंकि उनको अभी बाकी विधायकों पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार जिसके तरफ होती है उसी की तरफ बाकी विधायक जाते हैं, इसीलिए वो अकेले यहाँ पर आए हैं, बाकी विधायक एक दूसरे राज्य में गोवा में हैं। इसलिए जब सरकार बनेगी तो सरकार के साथ संगठन और बाकी विधायक भी आएंगे, जिससे कि उनको दावेदारी, कानूनी दावेदारी में आसानी होगी। मैं समझता हूँ कि घटनाक्रम उसकी तरफ इंडिकेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी जुड़ने के लिए और इस जो ये तमाम सवाल हैं इस पे रोशनी डालने के लिए। अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान, आपको बता दें एकनाथ खड़से हमारे साथ हैं। इस समय एनसीपी में, एक समय शिवसेना से जुड़े हुए थे। खड़से जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अचानक जिस तरह से नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है, आप किस तरह से देख रहे हैं? शिवसेना 2 भागों में है, शिंदे गुट है और एक तरफ जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कल इस्तीफा दिया, आपका क्या आंकलन है परिस्थिति का? पहले बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे जी का नाम सामने आया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा। एक तो देवेंद्र जी बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मैं फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा, पर उन्होंने एक स्थिति देखी यहाँ कि आगे वाली स्थिति में एकनाथ शिंदे कितने दिन तक रह सकते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही बता सकते। दूसरी बात यह है कि आज देवेंद्र फडणवीस अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। उन्होंने अभी तक ये स्पष्टता नहीं की है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या बाहर से समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो मंत्रिमंडल में, सरकार में शामिल नहीं होंगे, वो बाहर रह के ही विकास का काम देखेंगे। ये टेक्निकल ग्लिच है अभी। जी तो ये तो देखिए, आज उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को सीएम का अनाउंस किया है। इसके बाद एकनाथ शिंदे जी के पास 2/3 वो एमएलए भी है। उनका कहना ऐसा है कि हमारी शिवसेना सही है, पर कानून ये कहता है कि जो शिवसेना है वो इलेक्शन आपकी आवाज चली गई सर, अनम्यूट बटन दबा दीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं एकनाथ खड़से से बात करने की और वो कानून की बात हमें बता रहे हैं। वो ये समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, या किस तरह से क्या ये मामला कानूनी दाव पेच में किस तरह से सवाल उठ सकते हैं।
मुझे बताया जा रहा है दीपक केसरकर हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं, ये शिंदे गुट के साथ हैं। दीपक जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बधाई, आप लोगों की सरकार बन रही है। थैंक यू। आप लोग कहाँ पे हैं, गोवा में हैं कि अब आ गए मुंबई? नहीं, हम लोग फिलहाल तो गोवा में ही हैं और जल्दी हम लोग आ जाएंगे मुंबई। जी, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आप लोगों को पता था कि शिंदे जी बनने वाले हैं मुख्यमंत्री? ये सबके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है और एक श्रद्धांजलि है बाबा साहब के विचारों को और हिंदुत्व को, कि एक पार्टी, एक नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी को मुख्यमंत्री बना देती है। ये एक गर्व की बात है। आप इतने करीब आप लोग करीब 10 दिन से मुंबई से दूर हैं। आप कह रहे हैं आप लोगों को सरप्राइज है। क्या ये जो सरप्राइज है इसके तो थी जी, लेकिन ये एक स्वीट सरप्राइज है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि कोई इस तरह का निर्णय हो जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा बड़प्पन है अपने देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मन का बड़प्पन दिखाया। और चाहे वो उनके टॉप लीडर हो, आदरणीय मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, सबने मिलकर ये एक महाराष्ट्र के लिए दिया हुआ गिफ्ट है और एक तरह से बाला साहब को दी हुई श्रद्धांजलि है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमारे साथ एकनाथ खड़से जी भी मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कई कानूनी सवाल आएंगे अभी सरकार के सामने, भले ही आप लोग ज्यादा बड़ा गुट आप लोगों के साथ है। केसकर जी, नहीं, देखिए, मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कोई कानूनी सवाल आएंगे और जो आएंगे उसका हल भी निकाला जाएगा जी। क्योंकि एक प्रिंसिपल रह चुका है डेमोक्रेसी में, जिसके पास मेजॉरिटी होती है उसकी हमेशा जीती होती है और वही अपील किया जाता है मेजॉरिटी का। आपको ये नहीं लगता कि शिवसेना बिल्कुल सिमट कर रह जाएगी? बीजेपी के तो साथ जाएगी, लेकिन जो उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार है उसकी भूमिका बिल्कुल धूमिल हो जाएगी इससे? नहीं, देखिए, उद्धव जी ने भी डिक्लेयर किया था कि अगर शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसका वो समर्थन करेंगे। तो उन्होंने ही आज अनाउंस किया था ना, आपने शायद देखा होगा कि उन्होंने बोला है कि ये लोग उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या, और मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इसका मैं स्वागत करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी उनको स्वागत करना पड़ेगा, उनको अपना आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। जी, नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि एकनाथ शिंदे को अगर बना भी दिया। मैं आपसे ठाकरे परिवार की बात कर रही हूँ। शिवसेना की जो आगे का इतिहास रहेगा उसमें जो उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार है उनकी क्या भूमिका? बिल्कुल सिमट नहीं जाएगी, समाप्त लगभग नहीं हो जाएगी? देखिए, ये तो एक जवाब है उनकी तरफ से कि जो वो एक आरोप लगा रहे थे फडणवीस साहब पे, तो फडणवीस साहब ने भी एक ऐसा काम कर दिया कि इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा विधायक थे, करीब 106 के करीब उनके विधायक थे। और जो 14 लोग अब बच गए हैं या जो उद्धव ठाकरे गुट के साथ हैं, क्या उनको आप लोग शामिल करेंगे अपने साथ? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बात है वो तो उनको सोचनी चाहिए ना, मेजॉरिटी के साथ आना चाहिए। और डेमोक्रेसी में नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हर कोई जानता है, हर कोई इसको कबूल। दीपक जी, क्या आप लोग हाथ बढ़ाएंगे? आप लोग हाथ आदित्य ठाकरे की तरफ हाथ बढ़ाएंगे कि आ जाओ, तुम एक युवा नेता हो, हमारे साथ आओ? देखिए, तो शिंदे जी को डिसाइड करना है, मैं क्या बोल सकता हूँ। वो हमारे नेता है, हमने उनको सब अथॉरिटीज दी हुई है कि जो भी आप डिसाइड करेंगे हम उसके लिए तैयार है। तो अब आप लोग वापस मुंबई कब आ रहे हैं, आप ये बता दीजिए? ये अगले 2 दिनों में तो पक्का आएंगे। अगले 2 दिनों में? आज शाम की शपथ पे नहीं आ रहे आप लोग? नहीं, वो तो बोल दिया था ना फडणवीस साहब ने अपने इंटरव्यू में कि ये लास्ट मोमेंट पे हो रहा है, तो कोई एमएलए, कोई एमपी नहीं आ रहे हैं, तो हम भी नहीं जा रहे हैं। तो हमने अपने नेता को देख लिया, उसको शपथ लेते हुए हम लोग स्क्रीन पे देख लेंगे। तो यानी कि आप फडणवीस जी की सुन रहे हैं, एकनाथ जी की नहीं अभी फिलहाल? चलिए, आप लोग आइए, आप लोगों का भी नहीं, ऐसे नहीं है। मैंने यह बताया था कि फडणवीस साहब ने
ये कहते हुए मैंने सुना था कि इस वक्त यहाँ पे जो अचानक ये शपथ ले रहे हैं इसलिए से एमएलए एमपी नहीं आ रहे, और जब ऐसा फंक्शन होता है तो वहाँ पे पेंडॉल बनाया जाता है राजभवन में, तो बारिश की वजह से वो संभावना भी नहीं है। चलिए सर, आप लोग आइए, अपनी आपको नई सरकार की शुभकामनाएं। आपने बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, एक बार खड़से जी हमारे साथ है। खड़से जी, आपने सुना जो शिंदे गुट के हैं दीपक केसरकर जी, जो ये प्रवक्ता भी एक तरह से हैं, इनके मन में कोई संशय नहीं है, इनका कुछ परेशानी किसी बात की ये नहीं है कि कुछ कानूनी सवाल होंगे। आपका आंकलन क्या? नहीं, देखिए, अगर बहुमत के लिए आते हैं असेंबली में तो बहुमत उनके बाजू में आज है। मतलब सरकार तो रहेगी कुछ दिन के लिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आए। देखिए, एक बात तो है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मसला चल रहा है, वो डिस्क्वालीफाई अगर हो जाते हैं तो ये एकनाथ शिंदे की सरकार भी माइनॉरिटी में आ जाती है। अगर डिस्क्वालीफाई नहीं होती है तो सरकार कुछ दिन के लिए चल भी सकती है, कुछ महीने के लिए नहीं, सालों के लिए भी चल सकती है। इसमें एक बात है कि देवेंद्र जी बाहर से रहना चाहते हैं, जो बार बार बोल रहे थे कि मुझे सत्ता में आना है, मैं खुद मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। ये अजीब बात लगती है, आश्चर्य में लगता है कि देवेंद्र जी क्यों मंत्रिमंडल में नहीं आ रही है। एक तो है कि जब देवेंद्र जी को ये जिम्मेदारी लेना नहीं है, या दूसरी बात यह है कि उनको ऐसा लगता है कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, क्योंकि आगे चल के बहुत कानूनी। बिल्कुल खड़से जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब ये नई सरकार गठन हो जाएगी तो ये अपना व्हिप, अपना स्पीकर लेकर आएंगे, और फिर जो तमाम प्रोसेसेस हैं उस पर क्या वाकई में मुश्किल होगी। तो एक मास्टर स्ट्रोक तभी कहा जा रहा है जो एक तरह से दिल्ली से संचालित किया गया, और महाराष्ट्र में नई सरकार आज कहा जा रहा है देखने को मिलेगी, शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, लेकिन इसका असर क्या होगा, मैं अपने सहयोगियों के पास चलूंगी ब्रेक के बाद। अभिषेक शर्मा हमारे साथ होंगे, सोहित मिश्रा हमारे साथ होंगे, उनसे समझेंगे कि इस जो आज का जो ये बड़ा ऐलान हुआ, ये तस्वीर बदली है, इसके पीछे इसका असर क्या होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं देश की बात में। तो महाराष्ट्र की सरकार ने जिस तरह से अचानक करवट ली है उसको भी समझने में समय लगेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा मुंबई से मौजूद हैं। अभिषेक, जो ये अचानक एकनाथ शिंदे का नाम आया है, आप जरा समझाइए इसका असर क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये बागी गुट हो गया था तो ये अक्सर ये इनका एक आरोप था उद्धव ठाकरे पर कि एनसीपी हावी हो गई थी, कांग्रेस हावी हो गई थी। शरद पवार कहीं पर जाते थे, कहीं सभा करते थे तो अपना कैंडिडेट अनाउंस कर देते थे। लेकिन ये भी हमारे सामने है कि कुछ अगर अरसे में देखा जाए, जब 2014 से 19 तक ये दोनों साथ में सरकार में थे, शिवसेना 73 से 56 पर आ गई और बीजेपी 42 से 106 पर भी हुई है। तो राजनीति में जो बड़ी पार्टी होती है, मजबूत पार्टी होती है, वो अपना संख्या बल बढ़ाती है। लेकिन एकनाथ शिंदे का नाम सामने आने से इसका क्या असर होगा, जरा समझाइए हमें। देखिए, मैं पॉइंट वाइज बता देता हूं ताकि हमारे दर्शकों को उसमें आसानी होगी। पहली जो बड़ी चीज कर पाए, देखिए, अगर बीजेपी को देने का मन ही था, इतनी बड़ा दिल था, तो वो तो उस वक्त में भी दे सकते थे जब 2.5 साल के फॉर्मूले के लिए खुद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अंदर जो कमरे की बात हुई है उस हिसाब से हमें दे दीजिए।
हमारे साथ विश्वासघात मत करिए, यानी कि छोटी पार्टी होने के बावजूद हमें मुख्यमंत्री बनाइए, जो कि एक मन में एक तरीके से बात रह गई थी, जिसकी वजह से जिद में आकर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद एनसीपी और कांग्रेस के साथ लेने का मन बनाया। तो ये अगर करना था तो पहले भी कर सकते थे, तो आज ऐसा क्यों किया? उसके पीछे कुछ वजह हैं। देखिए, एक बड़ी वजह ये कि एकनाथ शिंदे का साथ मिल गया, इतनी बड़ी टूट करने में आसानी हो गई। कमजोर शिवसेना से हमेशा फायदा बीजेपी को हुआ है। बीजेपी जितना बढ़ना चाहेगी, दरअसल उनकी पाई एक ही है, वो एक ही किस्म के वोटर्स को रुझाते हैं, उनसे वोट लेने के लिए जाते हैं। और हिंदुत्व का चैंपियन कौन होगा, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहते हैं बीजेपी महाराष्ट्र में। तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट कि अपने ही प्रतिद्वंदी को उनकी राजनीति में कमजोर करके वहां पर अपने लिए स्पेस बनाना है, बढ़ाना है खुद को। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीजेपी के पास तो ठाकरे परिवार की एक तरीके से हाथ खत्म हो जाएगा, पार्टी एकनाथ शिंदे के पास चले जाएगी। एकनाथ शिंदे ऐसे कोई करिश्माई नेतृत्व नहीं रहे हैं और उनके आगे पीछे कोई ऐसा परिवार का कुनबा या आइडियोलॉग नहीं रहे हैं जिनकी पूरे राज्य में उस तरीके की साख हो। तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो एकनाथ शिंदे को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप ठाकरे परिवार को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ये होता है कि कमजोर सेना मतलब बढ़ती हुई बीजेपी। बीएमसी में जो 35 साल का जो शासन है का लगातार रही है, वो ठाकरे परिवार को ताकत देती है। बीएमसी वहां पर अपने हिसाब से गणित बिठाना, ताकि आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनावों से हमेशा के लिए ठाकरे परिवार का पत्ता साफ हो जाए, कमजोर हो जाए, क्योंकि टीएमसी पहले से ही एक तरीके से शिंदे परिवार के पास है। और ये जो शहर है इसमें ज्यादातर कॉरपोरेटर और विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ थे, तो यहाँ पर ज्यादा कमजोर करने में आसानी होगी। तीसरी बड़ी बात है कि जो बीजेपी चाहती है, देखिए अब इस समय तैयारियों की तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें एकनाथ शिंदे को शपथ मिलेगी। एकनाथ शिंदे बहुत सारे कंप्रोमाइज करके आए हैं, समझौते करके आए हैं, और उनको यही ऑफर दरअसल महाराष्ट्र के सीएम बनने का ऑफर खुद सेना ने भी दिया था, एनसीपी ने भी दिया और कांग्रेस ने भी दिया। तो अगर उन्होंने कहीं कोई काउंटर ऑफर की बात की होगी तो बीजेपी के पास भी विकल्प नहीं बचा होगा कि इसको ऐसे कर दिया जाए। एक और मसला ये है कि जो सहानुभूति मिल सकती थी ठाकरे परिवार को, वो सहानुभूति अब खत्म हो जाएगी, वो ठाकरे परिवार को नहीं मिल पाएगी। ये सिर्फ सहानुभूति अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के पास चली जाएगी। वो ये कहेंगे कि मैं इतने बड़े दिल का हूं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति के अलावा देश की राजनीति में बहुत बिरले लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को छोड़ा हो और किसी और को मुख्यमंत्री बनाया हो, और उस लिस्ट में उन फिर चंद नामों में अब देवेंद्र फडणवीस का नाम आ गया। तो देवेंद्र फडणवीस जब जाएंगे जनता के बीच में तो उनके लिए एक सहानुभूति होगी। एक और मसला है कि आखिरकार इससे बड़ा फायदा बीजेपी को क्या होता है, तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बहुत बड़ा फायदा होगा बीजेपी को, क्योंकि अपनी शर्तों पर वो एकनाथ शिंदे के समूह को और थोड़ा कमजोर कर पाएंगे। जो बार्गेनिंग है, जो सीटों की ताकत है, उसको लेकर एकनाथ शिंदे कोई बड़ी ताकत नहीं लगा सकते हैं, उनको झुकना ही पड़ेगा क्योंकि ये सरकार उनके भरोसे चलेगी। एक और बात वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चलता रहने वाला है दल बदल को लेकर। मुंबई हमारे देश की आखिरी बात, व्यावसायिक राजधानी मानी जाती है, तो महाराष्ट्र अपने आप में अगर बीजेपी के साथ आ जाता है बहुत बड़ी बात है। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाह रही थी संक्षेप में, वो ये कि दीपक केसरकर जो अभी हमने उनसे बात की, जो शिंदे गुट के साथ विधायक है, वो गोवा में है, तो मैंने उनसे पूछा आप लोग कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम 2 दिन में आ रहे हैं। फडणवीस जी ने तो कहा, आपने सुना होगा कि हम 2 दिन में आएंगे। तो मेरा मतलब है, मैंने उनसे ऐसे ही मजाक में पूछा कि आप फडणवीस जी की सुन रहे हैं, शिंदे जी की नहीं, तो ये लोग अभी भी 2 दिन में आएंगे, ये विलंब देरी का कारण कैसे इसे देखें? जी हाँ, ये आखिरी बात जो रह गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है, दल बदल कानून की पेचीदगियां बहुत सारी हैं और उसमें कोई भी दल ये नहीं कह सकता है कि उनकी ही बात मानी जाएगी निधि। तो ऐसी स्थिति में अगर ये सरकार आने वाले वक्त में गिर भी जाती है तो सारा दारोमदार एकनाथ शिंदे के ऊपर होगा। और बटी हुई शिवसेना को प्रोजेक्ट कर पाना कि आपस में ही लड़ने से हुआ है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस बात को साबित करने के लिए ये बड़ा कदम था जो बीजेपी ने उठाया है, और इससे बीजेपी की छवि और बढ़ेगी, और खासकर कि उनके सबसे बड़े नेता एक देवेंद्र फडणवीस की। तो ये बहुत सारी पेचीदगियां थी यहाँ की राजनीति में।
देखिए, अगर बड़ा दिल होता तो पहले होना चाहिए था, वो तो 2.5 साल पहले हो जाता। अब क्यों बड़ा दिल है? क्योंकि अब मजबूरियां ऐसी हैं कि आपके पास काउंटर ऑफर भी था। एकनाथ शिंदे के पास खुद मुख्यमंत्री बनने का विकल्प भी मौजूद था। खुद उद्धव ठाकरे पुश कर रहे थे कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए और बाकी के लोगों को भी मुख्यमंत्री बना लीजिए। और इस चीज के लिए एनसीपी भी तैयार हो गई और कांग्रेस भी तैयार हो गई कि हम बाहर से रह जाएंगे और हम फॉर्मूला के तहत जैसे सरकार चला रहे थे वैसे चला लेंगे, आप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो अगर काउंटर ऑफर भी दे दिया तो बीजेपी इस गेम में इतने आगे जा चुकी थी कि वो पीछे नहीं आ सकती थी। तो बहुत सारी पेचीदगियां हैं इस पूरे मसले में। और ये नहीं कहा जा सकता कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। निधि, जो हमारी जानकारियां हैं कुछ वक्त पहले तक तो यही था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और लेकिन एकनाथ शिंदे जिन स्थितियों में बनाए जा रहे हैं उनमें एक तरीके से कंट्रोल बीजेपी के पास होगा और एकनाथ शिंदे के पास जो रिमोट होगा वो एक देवेंद्र फडणवीस के पास होगा और एकनाथ शिंदे उसमें कंट्रोल हो रहे होंगे। ये बहुत सारी परिस्थितियां निधि जिनके चलते महाराष्ट्र की राजनीति में आप इतनी उथल पुथल देख रहे हैं। यूपी के बाद अगर कोई एक राज्य है जहां पर स्थायित्व नहीं रहता है वो महाराष्ट्र है। और जो बीजेपी की लॉन्ग टर्म लंबी योजना है जिसको लेकर वो कभी छुपाते भी नहीं है कि एक पार्टी की सरकार यहां पर बना के दिखाई जाए। देखिए, पिछले 35 साल से इस राज्य में कोई भी एक पार्टी इतनी मजबूत होकर नहीं आ पाई है कि उसने अपनी दम पर सरकार बना ली हो। कोई ना कोई वो टुकड़े होती रही है। जैसे शरद पवार की पार्टी के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती है, एनसीपी माफ करिए बीजेपी शिवसेना के बिना नहीं चल सकती है। तो 4 पार्टियां इस राज्य में सरवाइव कर रही हैं लंबे समय से और बीजेपी का जो विस्तार है उसको रोकने में ये सबसे बड़ी अड़चन है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कांग्रेस सिमटेगी या एनसीपी के साथ सीधी फाइट में बीजेपी जाना चाहेगी और उसको कमजोर करेगी और शिवसेना उसको बढ़ाएगी अपने आप, क्योंकि शिवसेना का जो लीडरशिप है वो किसी ऐसे आदमी के पास होगी जिसके पास कोई चमत्कार नहीं होगा और वो इतना एहसानों के बोझ तले होगा कि वो कुछ ज्यादा ना कर पाए, निगोशिएट भी ना कर पाए। बिल्कुल अभिषेक, ये पर्दे के पीछे की सियासत समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये तस्वीरें हम बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद और जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक ब्रेक हमें लेने के लिए कहा जा रहा है लगातार कुछ देर से, वो इन तैयारियों का है। 7:30 बजे यहाँ पे शपथ ग्रहण होगा और एक ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। अब एक और खबर आ रही है महाराष्ट्र से जो कई सवाल खड़े कर सकती है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पदभार संभाले महाराष्ट्र का। ये सुन लेते हैं नड्डा जी को। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान करें। तो एकनाथ शिंदे के समर्थकों में खुशी है, उनसे बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। आइए सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र के सत्ता परिवर्तन में एक बड़ा ट्विस्ट आया है और जो परिवर्तन हुआ है उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री होगा। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में हम देख सकते हैं ठाणे के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग ने कभी सोचा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, हमने सोचा था क्योंकि शिंदे साहब के अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, जो कार्यशैली है, हमने सोचा था साहब एक दिन मुख्यमंत्री होंगे और आज वह
दिन आ गया कि जब साहब मुख्यमंत्री हो गए। अभी 2 दिन पहले उद्धव साहब ने कहा था अगर कोई हमारा शिवसैनिक मुख्यमंत्री होता तो मैं उसका अभिनंदन करूंगा। आज वो दिन आ गया है, उद्धव साहब जहां बैठे होंगे वहां से देखते होंगे कि उनका एक सादा शिवसैनिक मुख्यमंत्री हुआ है और अब चाहिए वो अभिनंदन करे और पूरी शिवसेना एक साथ आ जाए, यही हम सब लोगों का निर्णय है। जितने भी राजनीतिक पंडित थे सभी को यही लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन यहाँ पर पासा एकदम पलट गया और ट्विस्ट इतना बड़ा आया कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री है। देखिए, शिवसेना के नेता हैं, उनका महाराष्ट्र में जो काम है, ये कोविड का जो पीरियड आया था, जब बाढ़ आई थी, सारे महाराष्ट्र में जिनका कार्य बोलता है वो कार्य ही वो पोस्ट के लायक होता है और इस पद को, मुख्यमंत्री पद को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को और हमारे शिंदे साहब उसको बराबर न्याय देंगे। ये देवेंद्र फडणवीस हो और महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ नेता हो, इन्होंने समझ लिया था, इसीलिए आज शिंदे साहब मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि किसी को कुछ तकलीफ है, शिकायत है तो मेरे पास आए, मैं गद्दी छोड़ने को तैयार हूँ। तो उन्होंने भी एक तरह से उप मुख्यमंत्री पद का एक तरह से उन्होंने दिया था। शिंदे साहब को पद से कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका एक ही कहना था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस इनकी युति तोड़ दो, हमारी शिवसेना आस्ते आस्ते खत्म होते जा रही है, तो उसको मजबूत करना है, शिवसेना पक्ष को मजबूत करना है।